अस्सलाम वालेकुम जनाब, एक और एपिसोड के साथ मैं आपके सामने हूँ। आज हम एक जो अमूमी तौर पर ख़ास तौर पे ज़्यादातर इसका सामना करना पड़ता है ख़वातीन को। कमर का दर्द है, घुटनों का दर्द है, टखनों का दर्द है, पूरी बॉडी में दर्द हो गया, कमज़ोरी हो गई, उस पर बात करेंगे। और हमारे साथ बहुत ही माहिर कंसल्टेंट एंड ऑर्थोपेडिक सर्जन मौजूद हैं, डॉक्टर अब्दुल बासित साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने जी, हमें वक़्त वालेकुम दिया सलाम मैडम। थैंक और यू बड़ी सो मच। अहम चीज़ें हम डिस्कस करने जा जी, रहे हैं। बहुत शुक्रिया मैडम, आप बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। कमर का दर्द हर शख्स का मसला है, मुझे लगता है पाकिस्तान का हर शख्स कमर दर्द में मुब्तला है। और अगर हम बात करें ख़वातीन की तो ये रेशो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। हर वक्त कमर में दर्द है, उठा नहीं जा रहा, बैठा नहीं जा रहा, क्या है ये? देखिए जो कमर दर्द है ना, मैं तो इसको समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की कौमी बीमारी है। आप इसको ये समझ लें। अगर हमारे स्टूडियो में 4 लोग मौजूद हैं तो चारों को ही कमर दर्द है, ज़िंदगी की किसी न किसी स्टेज पे। दूसरा बड़ा मसला ये है कि पहले ये सिर्फ़ बूढ़ों में होती थी, अब ये जवानों में भी है। अच्छा, आज अगर हम इस पे खुल के बात करें तो मैं आपको जो डिटेल इसकी कमर दर्द को लोग ढूँढते हैं कि जी इसकी कोई वजह होगी या कोई प्रॉब्लम होगा। इसका सबसे बड़ा जो बड़ा हिस्सा है, कुछ तो रीज़न्स हैं ना स्पेसिफ़िक हैं। जो बड़ा हिस्सा है वो हमारी डाइट और लाइफ़स्टाइल का है, बड़ा हिस्सा कमर दर्द का। मसलन मेरे पास एक पेशेंट पिछले से पिछले हफ़्ते भी आजकल अब ये इस तरह के पेशेंट आने लगे हैं, क्योंकि जो भी चीज़ सोसाइटी का एक रिवाज बन जाती है, उसके पेशेंट्स भी फिर आते हैं। 25 साल उम्र है नौजवान की और मसला क्या है जी कमर में दर्द है। अच्छा जी करते क्या हैं आप? मैं जी डॉक्टर साहब अमेरिका में जॉब है, कंपनी है, मैं यहाँ से बैठ के रात के टाइम सारी रात वो काम चल रहा होता है, कंप्यूटर पे जो लड़के काम कर रहे होते हैं। अब उनकी ऑफ़िस टाइमिंग सारी रात की होती है, मेजॉरिटी की। रात 8 से लेके सुबह 8 बजे तक, 4 बजे तक, 5 बजे तक। फिर उनका काम सारा बैठने का होता है। उस वजह से उनको सिटिंग पोस्चर खराब होने की वजह से कमर दर्द स्टार्ट हो जाता है। फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं उनकी लाइफ में कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, उसकी वजह से उनको प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। फिर हमारे यहाँ बहुत सारे लोग अब जो एक नया रिवाज चल पड़ा है कि लोग अपने डाइट के बारे में बड़ा कॉन्शियस होते हैं और ख़ासकर ख़वातीन जिस तरह आपने कहा, उनमें मसला ये बन जाता है कि वो डाइट इस तरह की लेती हैं या इस तरह की लेते हैं हमारे मर्द हज़रात कि उनमें विटामिन्स की कमी हो जाती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, रूटीन लाइफ में उनका हिस्सा ही नहीं होती ये चीज़ें। अब मैं अगर दिन में रफ़ मैं आपको बता रहा हूँ कि 50 मरीज़ देखे हैं तो उनमें से 35 या 40 मरीज़ कमर दर्द के होते हैं। इतनी बड़ी रेशो है इस टाइम ये। और उनसे क्वेश्चन पूछ लें, सारी चीज़ मरीज़ खुद ही बता देता है। आप उससे पूछें जी आपको कमर में दर्द कब से है? 2-4 हफ्ते से है। अच्छा आप करते क्या हैं? कोई वर्जिश करते हैं? जी नहीं करता। फिर आप उनसे पूछ लें जी दूध पीते हैं? जी नहीं पीता। आप कोई ड्राई फ्रूट्स खाते हैं? जी नहीं खाता। तो फिर कमर दर्द तो होनी है आपको। ये बेसिक मेन रीज़न्स हैं इस टाइम, जो बड़े हिस्से की रीज़न्स हैं। फिर वो चीज़ें आ जाती हैं जो वाक़ई बीमारी हैं। बीमारी से मुराद मेरी ये है कि उनमें कोई फ़ॉल्ट होता है उस बंदे में। मसलन अगर हम कमर के स्ट्रक्चर को देखें, तो वो 2-3 चीज़ों से मिलके बना है। उसमें आपकी हड्डियाँ हैं, जिसमें मोरे हैं, उसमें आपके पट्ठे हैं और फिर उसमें आपकी डिस्क हैं, लिगामेंट्स हैं, ये चीज़ें सारी हैं। अब इनमें से ही किसी में प्रॉब्लम होता है। आम तौर पे जो बुजुर्गों में होता था वो डिस्क का इश्यू होता है। हर 2 मोरे के दरमियान एक डिस्क होती है, उसके पीछे हराम मग़ज़ होता है और बिल्कुल ऐसे जैसे पानी की एक टैंकी है और उससे एक बड़ा पाइप है और उससे फिर छोटे पाइप निकलते हैं। इसी तरह हराम मग़ज़ से टाँगों में और बाजुओं में, आपके दोनों बाजुओं में और टाँगों में और पूरे इस धड़ में नर्व्स आ रही होती हैं, जिन्हें हम नसें कहते हैं आम ज़ुबान में। अब उनमें से भी किसी का प्रॉब्लम हो जाए, वो नस दबना शुरू हो जाए, तो भी कमर दर्द के साथ फिर अगली अलामत आना शुरू हो जाती हैं कि टाँगों में दर्द जाता है, हाथों में दर्द जाता है, बाजुओं में लोगों को दर्द जाता है, फिर टाँगें सुन्न होना शुरू हो जाती हैं लोगों की, उसमें कीड़ियाँ चलने लग जाती हैं। सबसे बड़ी जो कंप्लेन लोगों को आती है वो ये है कि वो वॉक नहीं कर सकते। रोज़मर्रा लाइफ में आप ये देखेंगे लोग आपको बताएँगे कि जी पहले तो मैं पार्क के 2 चक्कर लगा लेता था, अब आधा चक्कर लगाता हूँ तो मेरा दिल करता है मैं किसी बेंच पे बैठ जाऊँ। ये पहली अलामत है कि आपकी जो कमर के अंदर डिस्क और मोरे हैं, उनमें तब्दीलियाँ आ रही हैं और वो तब्दीलियाँ आपकी रोज़मर्रा लाइफ को डिस्टर्ब कर रही हैं। अब आप खड़े नहीं हो सकते, अब आप चल फिर नहीं सकते, वॉक नहीं कर सकते। ऊपर से यूँ समझें कि वो जो आपकी कमर है, वो ऐसे प्रेशर बन जाता है और बंदे की टाँगें जो हैं बोझिल होना शुरू हो जाती हैं, चलते-फिरते। तो ये इसकी बड़ी अलामात होती हैं और बड़ी वजूहात ठीक है। होती हैं। डॉक्टर साहब, एक तो आपने बताया कि लाइफ़स्टाइल हमने इतना सुस्त कर लिया है जिसकी वज़ह से कमर की दर्द है, एक आपने मेडिकल रीज़न बता दी। लेकिन कुछ सूरतों में कमर का दर्द खतरनाक भी साबित होता है। बिल्कुल, अच्छा ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। वो इसलिए कि अब
जितने डिजिटल मीडिया पे कंटेंट आ रहा है, ये हमारी वीडियो भी जाएगी, जो शख्स देखेगा वो ये समझेगा कि उसकी कमर दर्द की वजह यही है जो हम बयान कर रहे हैं। या वो यूट्यूब पे ढूंढेगा या वो फेसबुक पे ढूंढेगा, कहीं उसको कोई बंदा मिल जाएगा जो उस बंदे ने वजूहात बयान की हैं। अब मेरे माइंड में कोई वजह आ भी सकती है, कोई नहीं भी आ सकती, तो लोग अपनी अलामत को, अपनी बीमारी को उसके साथ जोड़ते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें। जब भी आपको कोई मर्ज है, यकीनन ये सोशल मीडिया जो है वो आगे के लिए तो बहुत अच्छा है, अवेयरनेस के लिए, लेकिन उसका एक प्रॉपर जो डॉक्टर है, जो उसका स्पेशलिस्ट है, जो अथॉरिटी है उस पर, उससे चेकअप करवाएं। मसलन ये जो आपने कहा कमर दर्द खतरनाक, 4-5 चीज़ें ऐसी हैं जो कमर दर्द को आप अगर उसके साथ हो रही हैं तो वो खतरा हो सकती हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि लोग इससे आगाह रहें। मसलन नंबर 1, अगर आपको जवानी में कमर दर्द है, 20-25 साल उम्र है एक नौजवान की, और उसको साथ बुखार रहता है, ठीक है, 2 हफ्ते 3 हफ्ते से साथ बुखार है, अब ये एक खतरनाक अलामत है। ये खाली अच्छा सा कमर दर्द अगर हो रही है खाली कमर दर्द तो और चीज़ है ना, हम उसे कहते हैं ये पट्ठों का दर्द है। देखिए होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं एक जनरलाइज चीज़ आपको बता रहा हूँ। अगर कमर दर्द के साथ एक शख्स को बुखार होता है तो ये अच्छा साइन नहीं है। ठीक, तो डॉक्टर के पास फौरन जाए। फौरन आप ये चेक करवा लें कि वो बुखार की वजह उस कमर में मौजूद मसला तो नहीं है। मसलन हो क्या सकता है, बुखार हमेशा इन्फेक्शन के बाद होता है। अब अगर कमर दर्द हुई, मसलन आज से कोई तकरीबन 4 साल पहले मैंने हॉस्पिटल में एक खातून को देखा, उनकी हिस्ट्री ये थी पेशेंट की कि 2 हफ्ते पहले उसका बच्चा हुआ ऑपरेशन के बाद, और अब उसको कमर में शदीद दर्द है और बुखार है। अब उसको कमर की में जो डिस्कें हैं उसमें से एक डिस्क की इन्फेक्शन हो गई थी, डिस्काइटिस उसे हम कहते हैं, ठीक है। अब इसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसको अगर आप नज़रअंदाज करेंगे तो ये मसला हफ्तों में इतना बिगड़ जाता है कि वो लाइलाज वाली कंडीशन आ जाती है, और आपका धड़ सुन होने से आपका धड़ मजूर होने वाली कंडीशन आ जाती है। सो अगर कमर दर्द के साथ बुखार है, या एक बड़ी चीज़ हमारी सोसाइटी में तो ये भी बड़ा मसला है, टीबी का मसला होता है, उसकी भी अलामत यही होती है कि अगर कमर की टीबी है तो कमर में दर्द हो रहा है साथ, और साथ बुखार है, और नौजवान आदमी है, रात को उसको ठंडे पसीने आते हैं, ये मसले उसको हैं, तो उसको पहली चीज़ ज़हन में ये आनी चाहिए कि ये टीबी की तरफ बातें जा सकती हैं। डॉक्टर को चेक करवाए, तसल्ली कर ले कि उसको ये मसला नहीं है। नंबर 1 तो बुखार। नंबर 2, अगर आपको कमर में दर्द है एक अरसे से और उसके साथ आपका वजन कम हो रहा है, ये भी अच्छा साइन नहीं है। आप देखते हैं आपके कपड़े खुले हो रहे हैं, आपको लोग कह रहे हैं कि यार आपका तो वज़न बड़ी तेज़ी से कम हो गया है। चूँकि वज़न का तेज़ी से कम होना जो है वो अलामत होती है आम तौर पे किसी मैलिग्नेंसी की, किसी कैंसर की, इन चीज़ों की। सो उसको भी आप हमेशा जो है वो तवज्जो दें कि उसका वज़न कम होना अच्छी बात नहीं। फिर आपको कमर दर्द है और वो 6 हफ्ते 7 हफ्ते गुजर गए हैं लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा, अब भी उसको इग्नोर ना करें। उसका एक्सरे, एमआरआई, जो बेसिक इन्वेस्टिगेशन है वो ज़रूर करवाएं। फिर नंबर 4 एक चीज़ आती है कि कमर दर्द के साथ आप देखते हैं कि टांगें सुन्न होती थी पहले, लेकिन अब आपका पैर जो है वो कमज़ोर हो गया है, वो उठता नहीं है ऊपर की तरफ। इसको हम मोटर लॉस कहते हैं ना, कि आपके पैर में जूता, आम तौर पे ये एक शिकायत होती है हमारे बुज़ुर्गों को कि डॉक्टर साहब मैं खुला जूता नहीं पा सकती। ख़वातीन आपको बताएँगी कि खुला जूता पहना है मैंने, या मर्द आपको बताएँगे तो वो पैर से उतर जाता है खुद ही, क्योंकि उनके पैर की जो उँगलियाँ हैं, वो टोज़ जो हैं वो ऊपर की तरफ नहीं उठती, मोटर लॉस हो जाता है ना उनको, तो वो खुला जूता पैर से खुद ही उतर जाता है। तो ये ऐसी अलामात हैं जो संजीदा लेने वाली चीज़ें होती हैं। सो ये खतरनाक हो सकती हैं। यानी आप इसका इलाज जो है वो यूट्यूब पर मत ढूंढें, आप जाके कंसल्ट कर लें, देखें, डॉक्टर से ज़रूर मिल लें। यूट्यूब को देखें, अवेयरनेस के लिए देखें, लेकिन अपने मसले को उसके साथ मत जोड़ें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और मसला हो जाता है जो मेरे साथ भी हो गया और बहुत से और लोग जो मुझसे छोटे भी होंगे या बड़े भी होंगे उनके साथ होता है, गर्दन में दर्द रहने लगती है, गर्दन की डिस्क में प्रॉब्लम हो जाती है, सर्वाइकल जिसको इशू, इसकी क्या वजह है? बहुत बढ़ गया। ये भी, अब जिस तरह कमर है इसी तरह ये ऊपर तक तो कमर ही चल रही है ना, हमारी गर्दन का भी जो हिस्सा है ये सारे मोरे हैं और उनके अंदर डिस्क है और उसी तरह नर्व्स हैं। अब इसमें भी यही चीज़ होती है कि आपकी जो गर्दन के मोरे हैं या गर्दन की डिस्क है उसमें से किसी का प्रॉब्लम हो जाता है और फिर वो दबने लग जाती है, गर्दन में दर्द रहने लग जाती है और उसके बाद बाजुओं में दर्द आती है, बाजुओं में आने लग जाती है, हाथ सुन्न होने लग जाते हैं लोगों के, हाथ में कीड़ियाँ चलने लग जाती हैं। लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी वजह आजकल हमारा, इसको कहते हैं टेक नेक सिंड्रोम। ये टर्म अब दुनिया में यूज़ हो रही है, हमारे यहाँ तो कम है अभी। मतलब ये कि टेक्नोलॉजी की वजह से गर्दन में पैदा होने वाली अलामात, अलामात तो अलामात तो पहले है ना,
टेक्नोलॉजी हमारा मोबाइल है। देखें, अगर मैं ऐसे बैठा हूँ तो मेरा ये जो सर है, जो मेरी गर्दन के पट्ठों और मोरों की वजह से ऊपर इसको सपोर्ट मिली हुई है, इसका वेट जो है वो आप समझ लें कि 10 पाउंड के करीब है। लेकिन अगर मैं ऐसे बैठा हूँ, जो कि दिन में सारा वक्त लोग मोबाइल देख रहे हैं, ऐसे बैठे होते हैं, ठीक है, तो ये आपका 50 से 60 पाउंड है। अब वो वेट जो है वो आपका जब बढ़ जाता है तो आपके ये पट्टे टाइट होना शुरू हो जाते हैं। आपके मोरे के साथ जो पट्टे हैं, जब वो टाइट होते हैं तो फिर आपके मोरे प्रॉब्लम में आ जाते हैं, डिस्क के प्रॉब्लम में आ जाती हैं, उसी की वजह से आपको फिर दर्द स्टार्ट हो जाता है। इनिशियल स्टेज में हमारे जितने लोग आईटी पे बैठते हैं, हमारे कैमरा मैन हैं, हमारे ये एडिटर्स होते हैं, या मोबाइल पे काम करते हैं, सॉफ्टवेयर पे लोग काम करते हैं, उनको प्रॉब्लम ही ये होता है कि वो ऐसे बैठते हैं, ठीक है। अब आपका ये पोस्चर होना चाहिए ना। अब खासकर ख़वातीन में ये होता है, रात को जब बच्चे सो गए हैं, घर के सारे काम हो गए हैं, तो अब उन्होंने घंटा डेढ़ मोबाइल में ड्रामा देखना है। जब उन्होंने ड्रामा देखना है तो उनका बैठने का, लेटने का, गर्दन का कोई पोस्चर नहीं है, ठीक है। जैसे मर्जी आप बैठ गए, जहाँ बैठ गए हैं, सोफे पे, बेड पे आप बैठ गए हैं बच्चों के साथ, ठीक है। अब माएँ बच्चे भी देख रही हैं, वो काम भी कर रही हैं, तो उसमें क्या होगा, उसमें फिर पट्टे में कड़ाव शुरू हो जाता है। और फिर हाँ, गर्दन को कुछ हो गया, फिर ये जब आप स्टेज इग्नोर करते हैं, इसका ट्रीटमेंट नहीं करते, तो फिर ये इतना बढ़ जाता है कि बाजुओं में आने लग जाता है, बाजू सुन्न होने लग जाते हैं, फिर पैर ये हाथ सुन्न होने लग जाते हैं आपके, और फिर उसके जो आखिरी स्टेज है उसमें तो फिर ये कमजोरी होने लग जाती है लोगों को हाथों। सो ये एक टेक नेक सिंड्रोम जो है ना, इसको बड़ा इस टाइम प्रॉब्लम बना हुआ है। टेक नेक सिंड्रोम, तो ये अब हमारे देखने वालों को पता भी चल गया, अब एहतियात भी आप करें। डॉक्टर साहब, आजकल अगर कभी आप डॉक्टर के पास जाएं, बाज़ औक़ात वो आपको कहते हैं जी विटामिन डी कम हो गई है, विटामिन डी आप ले लें। पहले तो ये बताएं हमें, देखने वालों को भी, कि विटामिन डी है क्या और जिस्म में इसका काम क्या है? देखिए, जिस्म में अब हमारी जो पूरी बॉडी है ना, इसके दो मेन चीज़ें हैं, एक है स्ट्रक्चर और एक है फंक्शन। फंक्शन रोज़मर्रा आपके काम हैं, और स्ट्रक्चर ये है कि आपकी बॉडी जो पूरी बनी हुई है, जिसमें आपकी हड्डियां हैं और गोश्त है साथ, उसको सपोर्ट चाहिए और उसको खुराक चाहिए। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह गाड़ी है, उसको चीज़ें चाहिए। उस स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिए डिफरेंट वाइटामिन हैं, उनमें से एक वाइटामिन डी है। अब वाइटामिन डी इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर मैं इसके बेनिफिट्स या इसकी इंपॉर्टेंस आपको गिनवाना शुरू करूं, तो शायद आपको पूरी पॉडकास्ट इसी में गुजर जाए। मुख्तसर ये है कि सर के बालों से लेके पैर के नाखूनों तक कोई जिस्म का हिस्सा ऐसा नहीं है जिसके फंक्शन और स्ट्रक्चर में विटामिन डी इन्वॉल्व नहीं है। आपकी स्किन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी खासकर तो हड्डियों में, जाहिर है हड्डियां जो बनी हैं वो बनी ही विटामिन डी और कैल्शियम और इन चीज़ों से मिलके हैं। अब उसमें इसका मेजर रोल होता है हड्डियों में, फिर आपके पट्ठों में इसका बहुत रोल है, फिर किडनीज में, आपके हार्ट प्रॉब्लम्स जो लोगों को हो जाते हैं, फिर एक और बड़ी इसकी चीज़ होती है आपकी स्किन, अगर इश्यूज होते हैं तो उसमें भी विटामिन जो है, अच्छा, विटामिन डी इसका इंपॉर्टेंट रोल है। सो विटामिन डी इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी हम जो सिर्फ समझते हैं हड्डियों की मजबूती के लिए, वो नहीं, ये तो पूरी बॉडी के लिए बड़ा वही मैं इम्पोर्टेंट आपको है। बता रहा हूँ ना। देखिए, अगर लोगों के बाल गिर रहे हैं, उसमें भी विटामिन डी का रोल है। ये तो आपके कमाल नाखून कमाल ही खराब है। हो रहे हैं, उसमें भी विटामिन डी का रोल है। सो विटामिन डी एक बेसिक ऐसा विटामिन है जो आपके फंक्शन और स्ट्रक्चर दोनों चीजों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़ा ज़रूरी विटामिन डी है, और इसकी डेफिशिएंसी भी हमारे यहाँ हो जाती है। अलामात क्या होती हैं डॉक्टर? देखिए, डेफिशिएंसी दुनिया में वर्ल्ड वाइड ही विटामिन डी की डेफिशिएंसी रहती है। तकरीबन 12 से 15% लोग दुनिया में विटामिन डी डेफिशिएंसी का शिकार हैं, और पाकिस्तान में ये तादाद बहुत ज़्यादा है। और हमारे यहाँ ज़्यादा मसला ख़वातीन को है, अगर हम देखें रूटीन लाइफ में तो अपनी। अच्छा, अब चूंकि इस विटामिन का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो सूरज की रोशनी है, सनशाइन विटामिन इसको कहा जाता है। लेकिन हमारे यहाँ सूरज की रोशनी, शहरों में तो बहुत लोग उससे, घर इस तरह के होते हैं कि वो आती नहीं है, लोग उसमें बैठते नहीं हैं। दूसरा मसला ये होता है कि ख़वातीन हैं या लोग हैं, वो कॉन्शियस होते हैं कि हमारा रंग रंग जो काला है हो वो जाएगा। काला हो जाएगा हाँ। धूप में जाने से। बच्चों को भी लोग नहीं बैठने देते। सो इस वजह से, या हमारे यहाँ बाज़ ख़वातीन पर्दा करती हैं, उनका एक्सपोजर नहीं है सन से, तो उस वजह से उनको ये विटामिन डी डेफिशिएंसी हो जाती है। फिर एक बड़ा मसला हमारे यहाँ ख़वातीन में होता है कि उनकी खुराक अच्छी नहीं है, और जब उनकी खुराक अच्छी नहीं है तो विटामिन डी तो फिर कम है। अब विटामिन डी की अलामत आपने जिस तरह पूछी है ना, आप बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे रोज़मर्रा लाइफ में कि वो कहते हैं जी मैं सब कुछ ठीक है मेरा, लेकिन मेरी थकावट नहीं ख़त्म होती। इसकी एक बड़ी वजह आप अपना विटामिन डी चेक करवाएं, उसकी कमी है।
आप देखते हैं आपने नींद तो 6-7 घंटे पूरी की है, अब आप उठे हैं, लेकिन अब आपको उठने का दिल नहीं है। उसी तरह की हालत है आपकी कि जैसे आप हालाँकि सोने के बाद तो बंदा फ्रेश फ़ील करता है ना, वो प्रॉब्लम एक विटामिन डी की उसकी कमी हो सकती है। फिर हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द रहने लग जाता है लोगों को। अच्छा, इसका आम तौर पे पता नहीं चलता। इसका पता तब चलता है जब आप अपने आप को एक्स्ट्रा लोड में इन्वॉल्व करते हैं। कोई टीचर है, उसने 1 घंटा खड़े होके पढ़ाया, उसको कमर दर्द स्टार्ट हो जाएगी। कोई ड्राइवर है, उसने ड्राइविंग की है, अब उसके पीछे वजह विटामिन डी की कमी हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि वही हूँ, लेकिन एक बड़ी वजह जो है वो विटामिन डी की कमी है, क्योंकि मैंने इसको बहुत कॉमन नोट किया है अपने क्लिनिक में और अपनी प्रैक्टिस में। मसलन पिछले दिनों हमारे एक दोस्त ही हैं, उन्होंने कमर दर्द की शिकायत की और एज ऐसी नहीं है कि 25-30 साल तो कमर दर्द नहीं है मसला। लेकिन उनका जब मैंने विटामिन डी करवाया तो वो लोएस्ट लेवल पे था, 15 थी उसकी वैल्यू। नॉर्मल वैल्यू, नॉर्मल इसकी वैल्यू देखिए 30 से ज़्यादा होनी चाहिए। 30 से 100 तक इसकी नॉर्मल वैल्यू है और इसमें भी लोग समझते हैं कि अगर 33 है, 35 है तो नॉर्मल है। ये तो बिल्कुल आप बॉर्डर लाइन पे है ना। आपको 50 में होना चाहिए, 60 में होना चाहिए विटामिन डी का लेवल। सो उसका मैंने विटामिन डी लेवल करवाया और बहुत लो था। तो लोग उसकी जो अपने मर्ज़ हैं उसकी अलामात और जगहों पे ढूँढ रहे होते हैं। एक और बड़ी इसकी कॉमन अलामत ये होती है कि जैसे आजकल मौसम है, अगर एक बच्चा है या बंदा है या खातून है जिसको मौसमी बीमारियाँ बहुत ज़्यादा लगती हैं और वो ठीक भी नहीं होती, तो आप उसका विटामिन डी चेक करवाएँ, उसका विटामिन डी की कमी होगी। इसकी भी ये इम्यून सिस्टम में इसका बड़ा रोल होता है। जो कुव्वत मुदाफ़त जिसको हम कहते हैं ना, इसमें भी विटामिन डी का बड़ा रोल होता है। सो ये चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। ये बड़ा ही अहम आपने नुक्ता बताया है कि हम जिन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, हम समझते हैं कोई और बीमारी है, वो असल में विटामिन डी की कमी है। हो सकती है ना, एक हो सकती है जी, उसकी वजह। डॉक्टर साहब अक्सर जाएँ आप डॉक्टर साहब के पास या बताएँ इस तरह की सारी अलामात, तो वो आपको इंजेक्शन पीने को दे देते हैं विटामिन डी के या कोई कैप्सूल खाने को दे देते हैं। तो उस वो क्या वाक़ई सही किरदार अब अदा तो करते आप हैं? मैडम ना भी जाएँ तो लोग खुद भी ले लेते हैं। अब तो लोग फार्मेसी पे जाके कह देते हैं कि जी हमें विटामिन डी का कैप्सूल दे दें। खुद ही 2 कमी लाख कर ली। इंटरनेशनल यूनिट्स वाला जी, कैप्सूल जी, 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 मार्केट में जी। बड़ा आता है, ठीक है। और वो लोग हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद ले लेते हैं, बड़ा कॉमन है ये। अच्छा, इस कैप्सूल की तरफ आने से पहले मैं एक छोटी-सी चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। हमारे यहाँ ख़वातीन में जो कमर दर्द होती है, उसकी एक बड़ी वजह विटामिन डी की कमी है और उसकी वजह क्या होती है? 30 से या 25 से 35 साल तक की जो ख़वातीन हैं, उनमें आप देखेंगे कि जोड़ों, हड्डियों और कमर के बड़े मसाइल हैं। और उनमें ये एज है बच्चों की पैदाइश की, ठीक है? 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं इस एज में किसी खातून के। इसका मतलब है अगर आप कम से कम भी 2 या 3 बच्चे भी अगर आप कहें, तो 3 बच्चों का मतलब है कि ये 3 साल वो माँ के पेट में हैं और 3 साल उन्होंने दूध पिया है, तो ये 6-7 साल का, 8 साल का उसका अरसा बन जाता है उस खातून का। इस दौरान उस खातून ने 1 नहीं बल्कि 2 जिस्मों को पाला है। उसने अपनी भी ज़ाहिर है अपने आप को पाला है और फिर उस बच्चे को भी पाला है जो उसके पेट में है माँ के या उससे दूध पी रहा है वो। अब इस दौरान वो बच्चा जो है वो तो अपनी बेस्ट डाइट ले रहा है माँ से, लेकिन माँ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। वो जब कॉम्प्रोमाइज़ होती है उसकी डाइट, अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में बहुत से लोग तो उस टाइम डाइट का ख्याल नहीं रखते या बाज़ लोग ऐसे हैं वो खुद ही नहीं लेते। ख़वातीन डाइट कॉन्शियस होती हैं, जिनको मैसर है वो लेते नहीं हैं, बाज़ को मैसर नहीं होती ये चीज़ें। अच्छा, उस दौरान मेजर डेफिशिएंसी हो जाती है, आपकी बोन्स की स्ट्रेंथ जो है वो लूज़ हो जाती है, वीक हो जाते हैं आप। उस तरह से फिर ख़वातीन को ये मसला स्टार्ट होता है। सो इस एज की जो ख़वातीन हैं, उनको अपना पुराने ज़मानों में देखें एक चीज़ इस्तेमाल होती थी, उसे पांडा कहते थे। जी, एक खातून का पंजीरी, एक बच्चा हुआ है तो उसको, ये वो चीज़ें बेसिकली थी जो उसको सपोर्ट सिस्टम था एक। अब उस सपोर्ट सिस्टम के लिए आपको रूटीन में जब वो उस एज में हैं, तो वो उस रूटीन लाइफ में उनको दूध की तरफ, फल की तरफ, ड्राई फ्रूट्स की तरफ उनको आना चाहिए। सो अभी आपने पूछा था जो कैप्सूल की बात, ये कैप्सूल ले लेने में हर्ज नहीं है, लोग लेते हैं, आपको ले लेना चाहिए 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद, इवन अगर आप महीने बाद 1 ले लेते हैं, तो आपकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। अगर आपको डेफिशिएंसी नहीं है तो आपको उसको में लेने में हर्ज नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब कुछ चीज़ें जैसे आपने बताया कि कुछ ऐसी खुराक जैसे ये पंजीरी है, देसी खुराक है, इसके खाने से हड्डियाँ मज़बूत भी हो जाती हैं। तो विटामिन डी की कोई सोर्स ऐसी है जो नेचुरल है, जो खाने-पीने से भी आप विटामिन डी ले सकते हो? अब इसका जो सबसे बड़ा और अच्छा सोर्स है वो तो डाइट ही है और बच्चों को भी खासकर आजकल ये बड़ा मसला है कि हड्डियां कमज़ोर हैं। हड्डियों की, मैं इसको कहूँगा कि हड्डियों की मजबूती के लिए डाइट जो है
वो मैं आपको 3-4 चीज़ें बताता हूँ। इस टाइम सूरज की रोशनी तो सबसे अच्छी चीज़ है, अगर आप ले सकते हैं नंबर 1। अगर आप वो नहीं लेते तो उसके बाद आ जाता है फिर गोश्त, वो विटामिन डी उसमें होता है। ख़ासकर जो बीफ है, बड़े जानवर का गोश्त है, उसमें विटामिन डी ज़्यादा होता है। उसमें भी जानवर के गोश्त का जो हिस्सा है कलेजी, जिसको आमतौर पे लोग नहीं खाते या पसंद नहीं करते बाज़ औक़ात, उसमें विटामिन डी का वो एक बहुत बड़ा सोर्स है। फिर गाय की कलेजी जो है वो दूसरे जानवर की निस्बत उसमें विटामिन डी ज़्यादा होता है। सो वो एक बड़ा अच्छा सोर्स है, वो आपको आम मिल जाती है और वो आप हफ़्ते में कोशिश करें 2 हफ़्ते बाद, 3 हफ़्ते बाद कि उसका कुछ हिस्सा ज़रूर लें। फिर एक बड़ा अच्छा सोर्स है अ, अंडा। आजकल तो अंडे का मौसम है, लोग अंडा खाते हैं, वैसे सर्दियों में है, खाना गर्मियों में भी चाहिए उनको। लेकिन वो अंडे की ज़र्दी जो है, वो विटामिन डी का बड़ा अच्छा सोर्स होती है। सो वो भी आपको लेनी चाहिए, अपने बच्चों को ज़रूर देना चाहिए। और इसमें एक बड़ी मिसकंसेप्शन है कि लोग ज़र्दी निकाल के खाते हैं। ये बिल्कुल एक जिसे कहते हैं ना कि फ़ुज़ूल चीज़ है। अब इसका कोई इतना नुकसान नहीं होता और साइंटिफिकली इसका ये लोग कहते हैं जिगर की गर्मी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। सो अंडा लेना चाहिए आपको। फिर फ़िश बहुत अच्छा सोर्स है इसका। आजकल तो ये मौसम है ना इन चीज़ों का। फिर दूध अगरचे उसमें कैल्शियम ज़्यादा है, लेकिन विटामिन डी का भी कुछ हिस्सा होता है। फिर जूस, जो फ्रेश जूस हैं आपके, वो किसी भी फ्रूट का, वैसे तो आजकल माल्टा है, माल्टा जो है इसमें विटामिन सी है, विटामिन डी बहुत अच्छा है, सेब का जूस बहुत अच्छा है। और उसमें कोशिश करें कि आप खुद जूस बनाएँ घर में। बाज़ार से देखें उसमें फिर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती हैं ना चीज़ें। लोग अपनी जेब के लिहाज से बाज़ औक़ात सस्ता लेते हैं, जो सस्ता है उसकी चीज़ें इतनी अच्छी नहीं है। फिर उसमें शुगर का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, वो बच्चों के लिए इतना अच्छा नहीं होता। सो आप घर में उसका फ्रेश जूस बनाएँ, अपने बच्चों को ये चीज़ ज़रूर दें, इस तरफ ज़रूर लेकर आएँ, ड्राई फ्रूट्स की तरफ, ये फ्रूट्स की तरफ आपकी। बल्कि मैं तो अपने बच्चों को अब ये कहता होता हूँ कि अगर आपने ये बिस्किट लेने हैं, ये प्रिंस बिस्किट, गाला, कोई भी एक्स वाई ज़ेड, तो एक शर्त पे आपको मिलेंगे कि आपने 2 बनाना खाने हैं। 2 केले आप खाएँगे तो आपको ये बिस्किट मिलेंगे। तो ठीक है, अगर उन्होंने खा भी लिए हैं, चलें दिन में 1 दफ़ा, तो साथ आप उनको फ्रूट्स भी दे दें। या मोबाइल इस शर्त पे मिलेगा आपको, क्योंकि आजकल तो बच्चों के लिए मोबाइल भी बहुत बड़ा इंसेंटिव है ना। मोबाइल इस शर्त पे मिलेगा जी आप 1 एप्पल खाएँ। तो कुछ आप इस अंदाज़ में दें और ज़रूर दें। क्योंकि ये बहुत बड़ा एक ऐसा तूफ़ान आने वाला है हमारी सोसाइटी के अंदर कि हम अब 10 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा, 25 साल का नौजवान, 30 साल का नौजवान, आप उससे मिले, आप 100 बंदे इकट्ठे करें, उसमें से 70-80 आपको कहेंगे जी कमर में दर्द है, हड्डियों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है। और उन सब से आप इस पॉडकास्ट में यही चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं पूछें, सब में यही कॉमन मसाइल जी, हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। एक और कॉमन मसला जो है कि अब किसी से भी बात कर लें, ज़्यादातर ख़वातीन से अगर हम बात कर लें, तो घुटनों की बीमारी बहुत ज़्यादा है। कुछ तो चलने से भी कासिर हैं और घुटनों के साथ-साथ ये पट्ठों में जो दर्द है, इसकी वजूहात क्या हैं और ये कितना क्यों बढ़ गया है? पहले बुज़ुर्गों में होता था, अब तो जवान-जवान लड़कियाँ ऐसे। देखिए इसका मैडम 2 मेन बड़ी चीज़ें होती हैं। अब ये जो घुटनों में दर्द है, इसको हम आम किसी भी जोड़ में जो दर्द है उसको हम कहते हैं आर्थराइटिस। ये एक टर्म है, आर्थरो जोड़ को कहते हैं, तो उसकी सोजिश को, उसकी जो इन्फ्लेमेशन है उसको आर्थराइटिस कह देते हैं। कहीं भी 2 हड्डियाँ जो आपस में जुड़ी हुई हैं, उन दोनों हड्डियों के दरमियान जो कनेक्शन है वो जोड़ की वजह से है। आपके टाँगों के जैसे नी जॉइंट है, हिप जॉइंट है, एंकल जॉइंट है, हाथ के जोड़ हैं, आपके बाजू के जोड़ हैं, उन जोड़ों की जो अंदर स्ट्रक्चर है कुदरत ने बनाया हुआ, उसके अंदर कुदरत ने इस तरह से उसको खूबसूरत अंदाज में डिज़ाइन किया हुआ है कि हर 2 हड्डियों के दरमियान एक ऐसा लुब्रिकेंट रखा होता है। गूदा तो चलो हड्डी के अंदर भी होता है ना, ये जेल की तरह आप इसको आम ज़ुबान में समझ लें, लुब्रिकेंट होता है। ग्रीस जिस तरह होती है मोटरसाइकिल के अंदर या जो कि नहीं, जोड़ता नहीं, उनके दरमियान एक सरफेस को नरम रखता है, ताकि हड्डी-हड्डी से रगड़ ना खाए। बुरना और चीज़ होती है, हड्डी-हड्डी से रगड़ ना खाए। अब जब हड्डी-हड्डी से रगड़ नहीं खाती तो वो नरम रहती है, वो जोड़ नरम रहता है। और ये जो घुटने के जोड़ों में दर्द है, इसकी सबसे बड़ी वजह ये है, अक्सर लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा जी खला कम हो गया है। वो खला बेसिकली कुदरती तौर पे वो जगह है जहाँ पे ये लुब्रिकेंट्स होते हैं। वो जब कम पड़ जाते हैं, वो ड्राई हो जाता है जोड़, उनकी वो चीज़ें खुश्क हो जाती हैं, मेनिस्कस जो होते हैं, झिल्ली जो होती है वो ख़त्म हो जाती है या कम हो जाती है, तो फिर हड्डी-हड्डी के करीब आ जाती है और हड्डी-हड्डी से रगड़ खाती है। जब वो रगड़ खाती है तो
सबसे बड़ा मसला हमारे बुजुर्गों को ये होता है, और वो बिना बताए ये अपनी लाइफ में तब्दीली कर लेते हैं कि वो कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। अब वो इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि उनसे कुर्सी से खड़े होना या सजदे से खड़े होना मुश्किल हो जाता है, अत्तहियात में बैठना मुश्किल हो जाता है उनके लिए, फिर वॉशरूम जो बंदा बैठता है उसके लिए उठना मसला हो जाता है। तो इस वजह से वो अपनी लाइफ को चेंज करना शुरू कर देते हैं। उसके पीछे वजह जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, ऑस्टियोआर्थराइटिस इसकी एक बहुत बड़ी वजह होती है, वो हो जाती है। फिर रिमाटॉइड आर्थराइटिस है, यूरिक एसिड की वजह से भी होता है। तो ये मेजर रीजन है इसकी। ठीक है, और अलामात कैसे देखिए, सबसे ज़ाहिर बड़ी होती हैं? अलामत तो किसी भी जोड़ में दर्द की जो है वो दर्द है, पेन है, सबसे बड़ी अलामत। फिर आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, मसलन आपसे बैठ के उठा नहीं जाता, तो समझें कि आपके नी जॉइंट में प्रॉब्लम है। यानी कमज़ोरी नहीं है ये हाँ, आपका? कमजोरी तो अपनी जगह एक और चीज है ना, नी जॉइंट का आपको प्रॉब्लम है। फिर आपके पट्टे टाइट होना शुरू हो जाते हैं नी जॉइंट के इर्द गिर्द के। फिर आपको, फिर बाद की जो स्टेज है उसमें तो आपके लिए चलना मुश्किल हो जाता है, तो इसका आपके लिए इलाज वॉक क्या? करना मुश्किल। इलाज इसका देखिए, दो तीन चीजें होती हैं। एक चीज तो है दवाई जो हम मरीज को देते हैं, उसमें दो तरह की दवाइयां दी जाती हैं। एक तो उस दर्द का इलाज है, दूसरा उस दर्द की वजह का इलाज है। कॉज ऑफ पेन जो है उसको भी हमेशा एड्रेस करना ज़रूरी है। तो ये चीज़ हो जाती है। फिर घुटने के दर्द में तो एक चीज़ आजकल बड़ी कॉमन है, और वो ये है कि इंजेक्शन लगाए जाते हैं घुटने के अंदर। इंजेक्शन के पीछे पर्पज़ ये होता है कि हम कोशिश करते हैं कि वो जो घुटना ड्राई हो गया है, जिसकी झिल्ली जो है वो कम हो गई है या ख़त्म हो गई है, उसमें दोबारा से रीजनरेशन हो, वो दोबारा से नर्म हो, जेल पैदा हो उसके अंदर, और लुब्रिकेंट के काम करे और वो नर्म हो जाए, जिसमें जेल के इंजेक्शंस भी आते हैं। पीआरपी का इंजेक्शन आजकल बड़ा कॉमन है, वो उसके रिजल्ट्स भी बड़े अच्छे हैं, वो भी लगता है। लेकिन ये सारे जो अलामात हैं, ये जो ट्रीटमेंट्स हैं, ये अर्ली स्टेज पे होते हैं। अच्छा, स्टेज 1 पे, स्टेज 2 पे इसका फ़ायदा ज़्यादा होता है। लेट स्टेज जो है, 4, 5 एंड स्टेज जो है, उसमें फिर इसकी रिप्लेसमेंट है, नी रिप्लेसमेंट है। घुटना चेंज करना पड़ता है मरीज को। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत कम उम्री में भी हमने देखा ये आर्थराइटिस का प्रॉब्लम लोगों को शुरू हो गया, स्टेज 1 या स्टेज 2, इसकी वजूहात क्या है? ये जो आर्थराइटिस कम उम्र में होता है, देखिए इसमें अब आर्थराइटिस की टाइप्स होती हैं। एक जो बड़ी कॉमन टाइप हमारी सोसाइटी में होती है, नौजवानों में खासकर, वो गैंठिया जिसको हम कहते हैं, वो रिमाटॉइड आर्थराइटिस जो होता है, उसमें आपकी अलामात अलग होती हैं। उसमें छोटे जोड़ों में मसला हो जाता है, हाथ के छोटे जोड़ हैं, पैरों के जोड़ हैं, या उंगलियों के जोड़ जो हैं, इसमें स्टिफनेस रहने लग जाती है, जोड़ जो है वो अकड़ाव होने लग जाता है मरीज को। फिर एक बड़ी कॉमन इसकी शिकायत ये होती है कि मरीज को सुबह के टाइम, इसको हम मॉर्निंग स्टिफनेस कहते हैं, 1 घंटे तक उसका जो है जिस्म जो है वो अकड़ा हुआ होता है, और फिर 1 घंटा गुजरता है तो आहिस्ता आहिस्ता जब वो अपनी वर्किंग स्टार्ट करता है तो उसके जिस्म जो है वो बेहतर होता है, जोड़ जो है वो उसके बेहतर होते हैं। सो वो एक और चीज़ है। रिमाटॉइड आर्थराइटिस है, वो तो बीमारी ही अलग है, उसकी ट्रीटमेंट भी बिल्कुल अलग है। नौजवानों में वो ज़्यादा होती है, और ट्रीटमेंट उसका भी दस्तयाब है, लेकिन उसका ट्रीटमेंट लंबा अरसा चलता है। फिर एक वजह यूरिक एसिड की हो सकती है। यूरिक एसिड की अलामत अलग है, उसकी उसका जो मर्ज है वो इस तरह से प्रेजेंट नहीं करता। उसमें आम तौर पे किसी एक जोड़ में ज़्यादा दर्द होती है, जो कि आम तौर पे पैर का जोड़ होता है, अंगूठे वाला जोड़, जो बिग टो का होता है ना, उसमें लोगों को मसला ज़्यादा होता है। उसका अगर मसला है तो वो ये गाउट जिसको हम कहते हैं, यूरिक एसिड जो है, उसकी वो वजह हो सकती है। तो सो ये डिफरेंट डिजीज के लिहाज से इसकी रीजंस होती ठीक हैं। है, ये डॉक्टर ही आपको बता सकते हैं, ज़ाहिर कोई है भी वो अलामत हो। अलामात हैं, मरीज़ जब अपनी हिस्ट्री बताता है तो फिर पता चलता है कि इसको रिमाटॉइड आर्थराइटिस है, इसको गाउटी आर्थराइटिस है, ऑस्टियो आर्थराइटिस है, इसको क्या है? वो फिर उस लिहाज से उसको फिर डिफरेंशिएट किया ट्रीटमेंट होता जाता है। डॉक्टर साहब, एक और कॉमन चीज़ हो गई है, हाथ पाँव सुन्न हो जाते हैं, सुइयाँ सी चुभने लगती हैं, या बाज़ औक़ात इतने गर्म हो जाते हैं, ख़ारिश होती है, पानी में डालने पड़ जाते हैं। ये क्या एक ही बीमारी है या? है। नहीं, देखिए इसकी बेसिक वजह तो ये होती है कि हाथ-पाँव जो सुन्न होते हैं ना, जो ख़ासकर हाथ होते हैं, उसमें किसी नस का मसला होता है, नर्व्स का मसला होता है। अगर तो आपका हाथ सुन्न हो रहा है, उसके साथ बाजू भी सुन्न हो रहा है और गर्दन में भी दर्द है, तो इसका मतलब ये है कि मसला गर्दन में है। वहाँ से प्रॉब्लम नीचे की तरफ आ रहा है। अगर सिर्फ हाथ सुन्न होता है, ख़वातीन में जैसे ये होता है, तो उसका वजह जो होती है वो रिस्ट जॉइंट पे प्रॉब्लम होता है, उसको हम कार्पल टनल सिंड्रोम कहते हैं। टनल सिंड्रोम,
उसमें आपकी यहाँ पे नस दबने लग जाती है, मीडियन नर्व, और उसकी वजह से आपके अंगूठा, हाथ की ये 2 उँगलियाँ और ये आधी उँगली, ये सुन्न होने लग जाती है, इसमें कीड़ियाँ चलती हैं, दर्द होती है, ख़ासकर रात के टाइम और ख़ासकर ख़वातीन में, 50 प्लस जो फीमेल्स हैं उनमें। सो ये अलामात अलग हैं इसमें। अगर सिर्फ हाथ सुन्न होता है तो फिर वो कार्पल टनल की तरफ ज़्यादा चीज़ें होती हैं। अगर हाथ के साथ बाजू और गर्दन है तो फिर वो डिस्क का या मोरे का या पट्ठों का मसला गर्दन में होता है, और उसी तरह उसका और इलाज। दूसरा जैसे हाथ और पाँव में सुइयाँ सी चुभने लगना और सुइयाँ चुभना, गर्माइश कीड़ियाँ होना, चलना, गर्माइश होना, ये सारी इसी की अलामत होती इसी में होता है। है। इसी में ही होता है, वो कभी कम होता है, किसी को कोई अलामत है, किसी को कोई अलामत। अच्छा, और अगर पाँव में ऐसी वो तो सिचुएशन फिर हो आपकी जाए तो? कमर का इशू है ना। वही चीज़ है ना कि जिस तरह के ऊपर जो प्रॉब्लम होता है उसी की नीचे फिर प्रेजेंटेशन आती है। अगर आपकी कमर के मोरों में मसला है, डिस्क में मसला है, तो वो आपकी पैरों में और टांग में आना शुरू हो जाता है। डॉक्टर साहब, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही है और जितने मेजर जो कौमी मसाइल थे दर्दों के वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं। अब एक जो चीज़ नोटिस की जा रही है आजकल, पहले होता था कि डॉक्टर और मरीज़ का एक बड़ा अच्छा सा रिश्ता कायम होता था, एहसास का रिश्ता। आजकल लगता है दुकानदारी ज़्यादा हो गई है और वो रिलेशनशिप कहीं दम तोड़ गया है। तो इस पर ज़रा थोड़ी सी रोशनी डालें, क्या वजह है और ये ज़रूरी कितना है? देखिए, आपने एक लफ्ज़ बोला है दुकानदारी। ये लफ्ज़ अब बड़ा कॉमन है, लेकिन मैं इस लफ्ज़ को ही लेके थोड़ा-सा एक्सप्लेन करूँगा। आपके मुआशरे में जो हम शुरू करते हैं अपने ही बंदों से, मीडिया के लोग कैसे हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं? आप मैं तो बताएँगे? अच्छे हैं सारे। बहुत सारा तबका ऐसा है जिसको लोग अच्छा नहीं समझते। असातिज़ा में बहुत बड़ा तबका ऐसा है जिसको लोग अच्छा नहीं समझते। पुलिस डिपार्टमेंट में, ब्यूरोक्रेसी में, दुकानदारों में, गली मोहल्ले की दुकानों में, फल वालों में, सब्ज़ी वालों में। अच्छा, होता यूँ है कि जो कौम जिस तरह की होती है, उसमें से कोई भी प्रोफ़ेशन जो निकलेगा, वो उसी ही की खूबियों और ख़ामियों को रिफ्लेक्ट करेगा। अगर हम एज़ ए नेशन अच्छे हैं, तो हमारे डॉक्टर भी अच्छे होंगे। अगर हम एज़ ए नेशन बुरे हैं, तो हमारे डॉक्टर्स की मेजॉरिटी भी बुरी होगी। देखिए, मैं इसको मानने में बिल्कुल नहीं कतराता। लोग शुरू हो जाते हैं कि जी डॉक्टर तो बहुत अच्छे हैं। नहीं हैं, अच्छे से अच्छे भी हैं और बुरे से बुरे भी हैं। ऐसे ही जैसे माशरे में आपको हर जगह, हर प्रोफ़ेशन में लोग मिल जाते हैं। सो अगर आपका दूध बेचने वाला जो आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी के काम काज में चीज़ें देता है, प्रोवाइड करता है, वो ज़हर दे रहा है आपको, तो उसी तरह आपके डॉक्टर्स में भी बहुत बड़ा तबका ऐसा है, जो कि गलत काम कर रहे हैं। उसी तरह जैसे आपकी कौम में हर चीज़ मौजूद है, दुकानदारी अब हर जगह है, सो डॉक्टरी में भी दुकानदारी है। हाँ, अब ये एक्सप्लेन करने के बाद मैं ये मानता हूँ कि बतौर डॉक्टर चूँकि हमारा वास्ता एक इंसान के साथ होता है, तो हमें अपनी कौम में मौजूद जो ख़ामियाँ हैं, उनका सहारा नहीं लेना चाहिए, बल्कि कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने मरीज़ को अच्छे से देखें। ये तो है एक अखलाकी बात, ठीक है? तो ये तो मैं करता हूँ, ये मानने के बाद के डॉक्टर्स में बुराइयाँ भी हैं। सो अखलाकी बात ये है कि हमें ये करना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि जो डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप है ना मैडम, वो दोनों से मिलके बना है, एक से मिलके नहीं बना। वो डबल चलता है। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ मरीज़ जो है, वो जो उसके मसाइल हैं, उन्हीं को देख रहा होता है। डॉक्टर वो अपने मसाइल देख रहा होता है। सबसे बड़ा मसला आता है कम्युनिकेशन में। कम्युनिकेशन पूरी नहीं होती और मरीज़ ये समझता है कि उसके साथ धोखा हो गया है, उसके साथ फ्रॉड हो गया है। मुबैना का लफ्ज़ बोल के लोग बड़ा मीडिया में अक्सर आता है, मुबैना गफ़लत, मुबैना गफ़लत। वो इसी वजह से होता है कि चूँकि हमारे जो मरीज़ हैं, उनको उनके मर्ज़ के बारे में डॉक्टर्स बताते नहीं हैं। ये वैसे मैंने खुद भी ऑब्जर्व किया है कि यहाँ पर अगर आप सवाल भी करें, डॉक्टर साहब सॉरी टू आस्क दिस, कि वो डॉक्टर बुरा मान जाते हैं। नहीं, वो इसमें आपको सॉरी होने की आपको आपको ज़रूरत स्नब नहीं कर है। देते हैं। देखिए नहीं, मैं खुद मैं यहाँ ये अपने डॉक्टर्स को कहूँगा, मैं अपने दोस्तों बड़ा को, बड़ा कोलीग्स को, गुस्सा करते हैं। जो मेरे कोलीग्स या दोस्त हैं या मेरे वार्ड में या हॉस्पिटल में, मैं उनको हमेशा कहता हूँ, इससे पहले कि मैं वो बुराइयाँ बयान करूँ जो पेशेंट्स में है, मैं आपको डॉक्टर्स की बुराइयाँ बता देता हूँ। कम्युनिकेशन ठीक नहीं है डॉक्टर्स की, इस पे वो तवज्जो भी नहीं देते। अब जब वो कम्युनिकेशन नहीं करते और उस पे तवज्जो भी नहीं देते, तो फिर गैप आ जाता है। मसलन मैं आपको मिसाल देता हूँ, मैंने एक मरीज़ को चेक किया है और अब मैंने अपने इल्म की रोशनी में जो 10-15 साल हासिल किया है या एक्सपीरियंस की रोशनी में उसको गेस कर लिया है, पेशेंट मेरा एंटर हुआ है और मैंने उसको एंटर होने से उसकी चाल से देख लिया है कि इसके कूल्हे के जोड़ में मसला लग रहा है। अब
ये देखने के लिए मैंने 10-15 साल पढ़ाई की है, लेकिन उसको नहीं पता। उसको मुझे बताना पड़ेगा कि मुझे क्यों लगा कि आपको कूल्हे का मसला है, क्योंकि आप अंदर एंटर हुए हैं, आपकी चाल में ये मसला था, आपकी इस तरह की चाल थी तो मुझे ये बीमारी ज़हन में आई, आपकी इस तरह की चाल थी तो मुझे ये बीमारी ज़हन में। ये चीज़ हमारे डॉक्टर्स ये अज्यूम करते हैं कि वो मरीज़ खुद से समझ जाए। अब ये मरीज तो बड़ा डॉक्टर नहीं अनफॉर्चुनेट, है ना, अगर वो उसको डॉक्टर नहीं होता तो पता। इतना इलाज कर लेता। आप उसको एक-एक चीज़ बताएँ। ये भी बताएँ कि भाई जिस कमरे में आप ठहरेंगे उसका पंखा लगाना है कि नहीं लगाना है, एसी चलाना है कि नहीं, ये भी मरीज़ को बताएँ आप। उस मैं इसको कहता होता हूँ कि आप अपने पेशेंट को पूरे 6 हफ्ते के बारे में पूरी काउंसलिंग करें, ठीक है? उसके साथ अगले 6 हफ्ते में जो कुछ होना है वो उसको बताएँ। ऑपरेशन में ख़ासकर जो सर्जन्स होते हैं वो बड़ा मसला, इसमें हमारे फिर वो डॉक्टर्स जो बिज़ी डॉक्टर्स हैं, जिनके पास पेशेंट्स ज़्यादा हैं, वो बिल्कुल इसी तरह जिस तरह किसी भी शख्स की दुकान ज़्यादा चल जाती है तो कस्टमर की कोई वैल्यू नहीं रहती, उसी तरह जो डॉक्टर ज़्यादा मशहूर हो जाता है, जो ज़्यादा चल जाता है, वो पेशेंट सफ़र करने लग जाते हैं वहाँ। क्योंकि वो क्वेश्चन पूछेंगे तो वो आगे से माइंड कर जाएँगे। माइंड करना जो है वो दरअसल इस बात की अलामत है कि आपकी अपनी जो कैपेसिटी है वो जवाब दे गई है। बस मुझे तो ये ठीक है? लगता है कि जब अच्छा डॉक्टर बातचीत करेगा ना। आप उसको ड्रा करके बताएँ, आप हाँ। उसको एक सादा-सा सवाल जो होता है, आम-सा सवाल, मसलन मैं अपने डॉक्टर्स को हमेशा ये कहता होता हूँ कि आप थाने में जाते हैं या आप किसी जगह कोई चीज़ लेने जाते हैं, तो आप कितने लेमैन वाले सवाल आप पूछते हैं ना आप? तो इसी तरह मरीज़ भी आपसे सवाल पूछता है। ये कहना आसान होता है कि जी कितने पेंडुओं वाले सवाल हमारे मरीज़ कर रहे हैं, इनको पता नहीं है, इनको चीज़ों का आइडिया होना चाहिए। भई उन्हें कैसे आइडिया होगा? वो सेंसिटिव हैं अपनी बीमारी को लेके, सो उन्हें उनकी बीमारी के बारे में अच्छा-सा काउंसल करें। हाँ, अगर आप सरकारी हॉस्पिटल में खड़े हैं, वहाँ आपकी ओपीडी में 100 150 मरीज़ है, मसला है, फिर भी कोशिश करें कि जितना मुमकिन हो उनको काउंसल करें। लेकिन जब नहीं कर सकते तो वो तो एक एक्सेप्शन है, वो चीज़ अलग है। लेकिन जहाँ पे 4 मरीज़ आपने देखने हैं, 5 आपने देखने हैं, 10 आपने देखने हैं, उनको तो अच्छा-सा काउंसल करें। उनको अच्छा-सा सारा उनका मर्ज़ बताएँ और जब वो सवाल करें, कभी माइंड ना करें। और कभी, बल्कि मैंने ये नोट किया है हमारे पास डॉक्टर्स वो ये समझते हैं कि जी उनकी अथॉरिटी को चैलेंज किया गया है। कि एक बंदे ने सवाल कर दिया कि जी डॉक्टर साहब आपने ऑपरेशन किया है तो ये मैं बस मेरे साथ अक्सर ये होता है कि डॉक्टर साहब ये हड्डी ज़रा देखिए, ये हड्डी अपनी जगह लग नहीं रही हमें। अब मुझे इस पे गुस्सा नहीं करना है, मुझे अपने मरीज़ को बिठाना है, उस बोन को ड्रा करना है, फिर उसको बताना है कि 6 हफ्ते में ये होगा, कैलस बनेगा, कच्ची हड्डी बनेगी, सख्त हड्डी बनेगी, मुकम्मल बनेगी, ये लाइन जाने में 3 महीने लगेंगे, 6 महीने लगेंगे, साल बाद एक्स-रे कराओगे तो पता भी नहीं चलेगा कहाँ से टूटी थी, ठीक है? ये सब उसको बताना है, उसको नहीं पता चलेगा। फिर दूसरी वजह जो बन जाती है वो हमारे पेशेंट्स हैं और विद ड्यू रिस्पेक्ट, अब ज़ाहिर है मैं अगर डॉक्टर हूँ तो मैं कहीं पे पेशेंट भी हूँ। ऐसा तो नहीं है ना कि मैं सिर्फ डॉक्टर हूँ, माँ, बाप, बहन, भाई, सारी आपकी फैमिली है, सोसाइटी है, यार दोस्त आपके। वो बहुत ज़्यादा अब इस चीज़ पे यकीन करते हैं कि वो 100% गारंटी दें डॉक्टर साहब, ये नहीं होता। 100% गारंटी कोई नहीं दे सकता। या जब भी मसला होगा डॉक्टर का कसूर है। मसलन आप दुनिया में लिखी हुई वो किताबें जो लोगों ने पूरी ज़िंदगियों के बाद लिखी हैं और वो हमारे सिलेबस में शामिल हैं, पढ़ाई जाती हैं। आप उन किताबों को पढ़ें तो हर चीज़ में एक आखिर में लिखा होता है कॉम्प्लिकेशंस। एक ऑपरेशन मैंने किया है, हड्डी जोड़ी है, उसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है कि जी 10% चांस है कि ये जुड़ेगी नहीं। अच्छा, अब अगर 1.5 साल बाद वो नहीं जुड़ी तो वो एक्स-रे लेके मरीज़ घूमता रहेगा कि भई मेरी हड्डी नहीं जुड़ी, इसकी वजह ये डॉक्टर साहब हैं। कई हमारे कोलीग भी कह देते हैं, कई हमारे मरीज़ भी कह देते हैं। वो अच्छा ये मसला ठीक नहीं हुआ, इसकी वजह डॉक्टर साहब हैं। इन्फेक्शन हो गई, इसकी वजह डॉक्टर साहब हैं। अब इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान ये है कि वो तमाम ऑपरेशंस, वो तमाम ट्रीटमेंट जिनमें आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, जिनमें आउटपुट जो है वो बहुत अच्छा नहीं है, चांसेस 50-50 होते हैं, डॉक्टर्स उनको करना ही छोड़ गए, खौफज़दा हो गए। अमेरिका में इसके लिए टर्म इस्तेमाल होती है डिफेंसिव मेडिसिन। अब हमारे यहाँ भी वो कल्चर है कि डॉक्टर डर के ट्रीटमेंट करता है। वो ये सोचता है कि अगर मैं ये ट्रीटमेंट करूँगा इसकी ये कॉम्प्लिकेशन होगी, मरीज़ उसको लेके मेरे गले पड़ा रहेगा बाद में, तो बेहतर है मैं ये करूँ ही ना। बड़े-बड़े ऑपरेशन जो 10-10 घंटे के होते हैं, किताबों में लिखा है कि भाई उसके नतीजे में मरीज़ ठीक भी हो सकता है, फौत भी हो सकता है। नहीं, फॉर्म के अलावा कि बुक में जो चीज़ लिखी है, वो खुदा तो नहीं है ना। अब एक बड़ी कॉमन हमारी सोसाइटी में, मेरा ये टॉपिक नहीं है, लेकिन सी सेक्शन बड़ा कॉमन है। क्यों बड़ा कॉमन है? इसलिए कॉमन है कि ट्रस्ट खत्म हो गया है। आप अब जैसे कमेंट्स में लोग बताएँ या आप अपने रिश्तेदारों में घूम फिर के पूछें कि जी गाँव में दौराने डिलीवरी जो दाई होती थी, लोग कहते हैं जी गाँव में तो सारे बच्चे जो हैं वो वैसे ही पैदा हो जाते थे। तो एक आध बच्चा साल, डेढ़, 2 बाद फौत भी तो हो जाता था।
कभी किसी ने उस दाई के घर पे हमला किया, कभी किसी ने उसको जाके मारा, कभी किसी ने उसको कुछ कहा। आप किसी हॉस्पिटल में दौरान डिलीवरी बच्चा फौत हो जाए, सारा अस्पताल तोड़ देते हैं लोग। तो अब किसी को क्या ज़रूरत पड़ी है कि भई वो नॉर्मल डिलीवरी की तरह 24 घंटे आपका वेट करे, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में डेथ हो सकती है, किताब में लिखी हुई है ना। तो वो तो ये, अब आप उस 1% में आ जाएँ या 10% में आ जाएँ या जो भी हैं, यकीनन आपका बड़ा लॉस हो गया, आपका बच्चा चला गया या आपकी बेगम चली गई, लॉस तो बहुत है। लेकिन लोग ये समझते हैं कि भई ये वजह ये बंदा बन गया है, ये डॉक्टर इसकी वजह बन गया। तो वो डॉक्टर इसलिए वजह बन गया कि उस बेचारे ने इलाज किया आपका, वो वजह बन गया। अब वो लोग अंडरस्टैंड नहीं करते उस चीज़ को। जब अंडरस्टैंड नहीं करते तो फिर डॉक्टर भी आसान रास्ते ढूँढते हैं। ऑपरेशन में तो ज़ाहिर है डेथ उतनी नहीं है। ऑपरेशन चीरा लगाया, बच्चा बाहर आ जाता है 1 सेकंड में, और उसका टाइम भी कम है, पैसे भी ज़्यादा हैं, सब कुछ है फिर। तो सो ट्रस्ट जहाँ पे ख़त्म हो गया है, वहीं पे उनके नुकसानात भी बहुत ज़्यादा हैं, बहुत है। तो ये पेशेंट को। रिलेशनशिप इम्पोर्टेंट भी है और ये बिल्ड करना ज़रूरी भी है ताकि दो तरफ़ा मामला ठीक चल दोनों सके। साइडों से है ना, ये तो बिल्कुल, एक साइड से तो नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। आपने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इन्फॉर्मेशन हमसे शेयर की। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, बाकी जो मसाइल हैं वो बहुत डिस्कस शुक्रिया। करेंगे। इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफ़िज़, बहुत शुक्रिया।